Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 12 regarding the course Cost Accounting MGT 231. Today we are going to complete the previous chapter that we have studied in the lecture number 11, that is determining how cost behave, कि behavior क्या है cost का, cost किस तरह behave करती है. That we are going to study further. हम देखेंगे किस तरह already the readings जो पिछली दफा थी वही लिखी हैं मैंने. That is chapter number 10 from Cost Accounting Managerial Emphasis 14th edition by Horngren. Chapter number 5 Managerial Accounting 12th edition by Garrison Noreen. यानी आप इन दोनों को read out करें. Do read it and also attempt their problems and exercises over there. यानी problem exercises को लाजमी attempt करें. So moving further आगे देखते हैं हम. लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगेन लास्ट टाइम हमने देखा था अंडरस्टैंड हाउ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बिहेव्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट किस तरह बिहेव करती है. हाउ टू यूज देम टू प्रेडिक्ट कॉस्ट, ये भी देखा था. यूज स्कैटर ग्राफ प्लॉट टू डायग्नोज कॉस्ट बिहेवियर, ये भी हमने साथ देखा था उसमें. नाउ एनालाइज द मिक्स्ड कॉस्ट यूजिंग हाई लो मेथड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Further, prepare an income statement using contribution format and analyze the mixed cost using the least square regression method. यानी कि ये सारी चीजें अब हमने इसमें देखनी है. जो फर्स्ट टू थे वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिए थे. द नेक्स्ट वन विल बी कंप्लीटेड इन दिस लेक्चर. और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में रिग्रेशन अप्लाई कैसे होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, व्हाट इज मेंट बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस, and how the residual is different and why it is being known as the more accurate one. क्यों से ज्यादा accurate कहा जाता है, क्या reasons है इसको आपस में accurate करने की, क्यों कहा जा रहा है कि ये that is more accurate than other, यानी कि बाकियों से ये बेहतर और आ रहा है. So that means to say कि हम लोगों ने ये साथ देखना है कि that regression method में ऐसी क्या चीज है जो बाकी में नहीं exist कर रही है. So moving further, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न. कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न कहां से था, यहीं से हमने छोड़ा था, वहीं से हम आगे कर रहे हैं. लेट्स लुक एट कॉस्ट बिहेवियर ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. फिक्स कॉस्ट क्या है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन एक्टिविटी लेवल, इवन सेम व्हेन द एक्टिविटी लेवल changes within the relevant range. कि जब भी एक्टिविटी लेवल चेंज होता है with the relevant range, the total cost remains the same even when the activity level changes within the relevant range. यानी कि एक्टिविटी लेवल चेंज हो फिर भी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते. टोटल फिक्स कॉस्ट एग्जांपल देखते हैं. The fixed cost is the cost whose total dollar amount remains constant as activity level changes. Your monthly basic telephone bill is probably fixed. अब ये देखें monthly basic telephone bill किसकी बात कर रहा है, that is monthly basic telephone bill. यानी सारा बिल नहीं, सिर्फ basic telephone bill जो है वो fixed and does not change when you make more calls, local calls. यानी टेलीफोन बिल्स जो है वो बेसिक जो है वो रहेगा. मैं वही एग्जांपल देता हूं. अगर मैंने कोई भी टेलीफोन एक भी नहीं यूज किया, मैंने नॉट अ सिंगल वन बीइंग यूज्ड, सो दैट मींस कि मैं यहाँ पे ये क्या इजीली कह सकता हूँ कि दैट इट मींस कि मैंने यहाँ पे कोई टेलीफोन नहीं यूज किया तो कोई बिल भी नहीं आना चाहिए. और इस बिल भी नहीं आना चाहिए का मतलब ये कि बिल भी, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप कोई कॉल भी नहीं कर रहे फिर भी बिल आ रहा है, दैट मींस दैट इज नोन एज बेसिक टेलीफोन बिल. इज प्रोबेबली फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज व्हेन यू मेक मोर कॉल्स. कि जब भी हम ज्यादा कॉल्स करेंगे तो दैट डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा. नाउ मंथली बेसिक टेलीफोन बिल्स अगेन ये देखें यहाँ पे क्या है, बेसिक टेलीफोन बिल सेम रहा है और नंबर ऑफ कॉल्स, अब जो भी इंक्रीज आएगा नंबर ऑफ कॉल्स की बेस पे इंक्रीज आ रहा होगा. इट्स लाइक दिस. Now this is based on number of calls and this is based the basic telephone bill. This is known as basic telephone bill. ये क्या है हमारे पास, basic telephone bill. Types of cost behavior pattern again देखिए, fixed cost per unit goes down as activity level goes up. यानी fixed cost per unit goes down. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन एज एक्टिविटी लेवल गोज अप. जैसे एक्टिविटी लेवल ऊपर जाता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे की तरफ आ जाता है. तो जब वो नीचे की तरफ आ जाता है तो दैट मींस कि एक्टिविटी लेवल ऊपर की तरफ चला जाता है. तो दैट मींस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन एज एक्टिविटी लेवल गोज अप. कि एक्टिविटी लेवल जैसे ऊपर जाता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउनवर्ड साइड, यानी वो नीचे की तरफ आ जाता है.
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एग्जांपल देखिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट यूनिट डिक्रीजेज as the activity level increases. The fixed cost per local call decreases as more local calls are made. यानी fixed cost per unit of local calls decreases as more local calls will be made, and the graph would be like this. ये क्या है जी, नीचे की तरफ आ रहा है. So that means that is decreasing with decreasing rate. ये क्या हो रहा है, decreasing with decreasing rate. ये decreasing with decreasing rate के साथ ही चल रहा है. That means that is decreasing with decreasing rate. That means basic telephone bill per unit of local call and number of local calls. Now the two types of fixed cost. Fixed cost किस तरह की types होती हैं? तो there exist two types of fixed cost. One is known as committed fixed cost. एक क्या कहते हैं उसे हम? Committed fixed cost. Committed fixed cost का मतलब है long term cannot be significantly reduced in the short term. यानी ये fixed cost वो होती है जो long term पे होती है, that couldn't be cannot be reduced in the short run, कि उसे short run पे हम reduce नहीं कर सकते, यानी short term में वो reduce नहीं हो सकती. Discretionary may be altered in short term by current managerial decisions, कि उसे short term में भी हम alter कर सकते हैं. That committed is related to long term, that can't be altered in short term. Short term में alter नहीं है. For example, आपने मशीनरी कोई लगाई है, अब मशीनरी या प्लांट है, अब उसे short term में आप alter करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकते. It takes years to get it into a shorter form. डिस्क्रिशनरी वो होती है जिसके ऊपर आपकी अपनी डिस्क्रिशन इन्वॉल्व होती है, कि आप डिस्क्रिशन कैसे हो सकती है, किस तरह से इन्वॉल्व हो रही होती है, यानी कि आप अपने मर्जी से उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. कमिटेड में एग्जांपल क्या है, डेप्रिसिएशन है. अब डेप्रिसिएशन का मतलब ये डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने की बात है ना. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेथड चेंज, हम चेंज ऑफ मेथड की बात ही नहीं कर रहे. वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हमने किस किस तरह से इसकी ओवरऑल डेप्रिसिएशन को डिफर करना है. डेप्रिसिएशन हो गई, इक्विपमेंट हो गई, रियल एस्टेट टैक्सेस हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. दैट इज कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट. कौन सी टाइप है ये, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट की टाइप एग्जिस्ट कर रही है. एग्जांपल क्या है इसकी डिस्क्रिशनरी की, एडवर्टाइजिंग है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको इजीली शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं. R&D की कोई फिक्स्ड कॉस्ट है, उसे भी आप शॉर्ट टर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं. तो मींस द फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट. वन इज नोन एज कमिटेड एंड अदर वन इज नोन एज डिस्क्रिशनरी. इन कमिटेड डेप्रिसिएशन एज इक्विपमेंट एंड रियल एस्टेट एग्जिस्ट. इन डिस्क्रिशनरी एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जिस्ट. यानी एडवर्टाइजिंग एग्जिस्ट करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जिस्ट कर रही है. दीज नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रिशनरी साइड पे या डिस्क्रिशनरी अक्रूवल्स पे एग्जिस्ट कर रही होती है, डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट पे एग्जिस्ट कर रही होती है. Now the trend towards fixed cost. The trend in many industries is towards greater fixed cost relative to variable cost. बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर ये ट्रेंड होता है कि आपने मोर वेरिएबल कॉस्ट को रखें, फिक्स्ड कॉस्ट को लो रखें. याद रखिएगा जो इंडस्ट्रीज नॉर्मली क्या होती हैं, द इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, कैपिटल ज्यादा होता है उनके पास, रादर देन लेबर इंटेंसिव, जहां पे लेबर इंटेंसिव नहीं होते. और एक चीज और याद रखिएगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग हमेशा कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी मैन्युफैक्चर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होगी, एंड लेबर जो होती है वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है. यानी दैट मींस सर्विस सेक्टर आर मोर रिलेटेड टू लेबर इंटेंसिव. यानी सर्विस सेक्टर में ज्यादातर लेबर का काम है. आई मशीन टेक्स ओवर मैनी म्यूडेन टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन. यानी मशीन जो है वो एक इंसान के काफी सारे काम कर रही होती है, यानी काफी सारे इंसानों का एक मशीन काम कर रही होती है. दैट इज नोन एज नॉलेज वर्कर. इसे क्या कहते हैं, उसे नॉलेज वर्कर्स. आर डिमांडेड फॉर देयर माइंड्स रादर देन देयर मसल्स. यानी कि मशीन जो होती है मैनी म्यूटेड टास्क परफॉर्म बाय ह्यूमन, कि बहुत सारे वो टास्क करी होती है जो पहले बहुत सारे लोग परफॉर्म करते थे, लेकिन नॉलेज वर्कर्स की अब ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज वी वांट देयर माइंड रादर देन देयर मसल्स. कि हमें उनसे कोई चीजें उठवानी नहीं है, वी हैव टू यूज देयर माइंड. हमने उनका माइंड आइडेंटिफाई करना है, हमने उनका माइंड यूज करना है, और माइंड यूज करके ही हमने आगे फर्दर आइडेंटिफिकेशंस देनी है कि व्हाट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द फर्दर विद देयर माइंड्स. हम उनके माइंड से क्या चीजें और किस तरह से अचीव कर सकते हैं, व्हाट आर द अचीवमेंट दैट वी रिक्वायर, कि जो हम उनकी माइंड से कर सकते हैं. नॉलेज वर्कर्स टेंड्स टू बी सैलरीड. अब नॉलेज वर्कर्स क्या होते हैं, नॉर्मली चाहते क्या है कि सैलरीड हो, हाईली ट्रेन्ड एंड डिफिकल्ट टू रिप्लेस.
कि जिसके पास माइंड है उसे डिफिकल्ट टू रिप्लेस करना होता है, बिकॉज उसका ऑलरेडी माइंड चल रहा होता है उस साइड पे। अब जब उसका माइंड ऑलरेडी चल रहा होता है तो याद रखिएगा, जब माइंड उसका चल रहा है दैट मीन्स दे आर हाईली ट्रेन्ड, वेल सेटल्ड एंड दे आर द सैलरीड पर्सन। ये कौन से होते हैं? सैलरीड पर्सन होते हैं। द कॉस्ट टू कंपनसेट, ये क्या है? द कॉस्ट टू कंपनसेट दीज वैल्यूड एम्प्लॉयड इज रिलेटिवली फिक्स्ड, यानी उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करनी होती है और वो कंपनसेशन भी फिक्स्ड होती हैं, यानी फिक्स्ड कंपनसेशन के साथ चल रहे होते हैं रादर देन वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट के बजाय फिक्स्ड कंपनसेशन के साथ वो आगे मूव कर रहे होते हैं, यानी जो भी मूवमेंट होती है वो फिक्स्ड कंपनसेशन के साथ ही आगे जा रही होती है, यानी फिक्स्ड कंपनसेशन के साथ ही वो आगे फर्दर चल रहा होता है, यानी फिक्स्ड कंपनसेशन उसे आगे गाइड करके लेके जा रहे होते हैं। इज लेबर अ वेरिएबल और फिक्स्ड? द बिहेवियर ऑफ वेज and salary cost can differ across countries depending on labor regulation, labor contracts and customs. यानी behavior of wages and salaries cost differ across countries, countries के बीच में भी इसकी regulations different है, depending on labor regulation। किस पे डिपेंड करेंगे? labor regulation में, labor contracts पे and customs पे। लेबर रेगुलेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर रहा है, लेबर कस्टम पे भी डिपेंड कर रहा है। इन फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, मैनेजमेंट हैव लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इन एडजस्टिंग द साइज ऑफ लेबर फोर्स। लेबर कॉस्ट आर मोर फिक्स्ड इन नेचर। लेबर कॉस्ट क्या होती है वहां पे? मोर फिक्स्ड होती हैं एंड दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग द लेबर फोर्स। इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, मैनेजमेंट हैव ग्रेटर लैटिट्यूड, लेबर कॉस्ट आर मोर वेरिएबल इन नेचर। लेबर कॉस्ट क्या होती है? मोर वेरिएबल, यानी ऊपर वाली कंट्रीज में क्या है? लेबर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, नीचे वाली कंट्रीज में लेबर कॉस्ट नॉर्मली फ्लेक्सिबल होती है, यानी वो फ्लेक्सिबल साइड पे नजर आ रही होती है, यानी द ऑप्शंस आर ऑन द फ्लेक्सिबल साइड, यानी वो फ्लेक्सिबल कहलाती है। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेंजेस, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और रेलेवेंट रेंजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। रेलेवेंट रेंजेस यहाँ पे द टोटल कॉस्ट डजंट चेंज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी टोटल कॉस्ट जो चेंज नहीं होती वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, एंड देन जंप टू अ न्यू हायर कॉस्ट फॉर अ नेक्स्ट हायर रेंज ऑफ एक्टिविटी। टोटल कॉस्ट जो वो बार बार जंप नहीं करती, डजंट चेंज टू अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी हर रेंज पे वो चेंज नहीं हो रही होती। रेलेवेंट रेंज दैट मीन्स रेलेवेंट रेंज में उसकी हमेशा एक जंप आती है, अदरवाइज दैट रिमेन्स द फिक्स्ड, और न्यू जंप करके न्यू हायर कॉस्ट की तरफ वो नेक्स्ट हायर रेंज की तरफ चले जाते हैं। दैट मीन्स 1000, 2000 and 3000. That means rent cost in $1000 of dollars, that is 90, 60 and 30. तो that means relevant range यहाँ पे, next jump कहाँ होगा? यहाँ पे होगा और वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। Fixed cost and relevant range, fixed cost और relevant range क्या है? Relevant range of activity for fixed cost is the range of activity over which graph of the cost is flat. यानी relevant range क्या होती है? जिसमें cost का ग्राफ क्या रहे? फ्लैट रहे। मीन्स टू से अगर ये मेरे पास है तो इसके दौरान मेरा क्या है? फ्लैट है ना, तो दैट मीन्स कि ये मेरे पास रेंज ऑफ एक्टिविटी। ऑफिस स्पेस इज अवेलेबल एट रेंटल रेट ऑफ 30,000 पर ईयर, यानी ऑफिस स्पेस जो है वो अवेलेबल है एट रेंटल रेट ऑफ 30,000 पर ईयर इन इंक्रीमेंट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, यानी कि ऑफिस स्पेस जो है वो अवेलेबल है फॉर रेंटल रेट उस पे कितना है? दैट इज 30,000 पर ईयर इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, यानी इंक्रीमेंट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट। एज द बिजनेस ग्रो मोर स्पेस इज रेंटिंग इंक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट, यानी कि मोर स्पेस इज रेंटेड इंक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट, यानी ये हमारे पास क्या है जी? 30,000 रेट है, इंक्रीमेंट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट उसके पास इंक्रीमेंट आ रहा है। जैसे ही बिजनेस बढ़ा है मोर स्पेस इज रेंटेड, ज्यादा स्पेस रेंट की जा रही है, इंक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेंज क्या चीज है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेंज। हाउ डज दिस टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम स्टेप वेरिएबल कॉस्ट? वो कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट और रेलेवेंट रेंज का क्या डिफरेंस है। वो पहला क्वेश्चन किया है, हाउ डज दिस टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट किस तरह आपस में क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड मोर एंड क्विकली एंड द विड्थ ऑफ द एक्टिविटी स्टेप इज मच वाइडर फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मतलब हुआ कि स्टेप कॉस्ट इजीली और क्विकली एडजस्ट हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट इजीली और क्विकली एडजस्ट हो सकती है। द विड्थ ऑफ एक्टिविटी स्टेप्स, यानी विड्थ जो होती है एक्टिविटी स्टेप की, इज मच वाइडर फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक एक ही पॉइंट पे रहती है, तो फिक्स्ड विड्थ ऑफ एक्टिविटी यानी रेलेवेंट रेंज है वो ज्यादा लेंथी होती है, ज्यादा
लेंथी होती है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कि जब भी फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं वो ज्यादा लेंथी साइड पे नजर आ रही होती है, यानी ज्यादा लेंथ में नजर आती है कि दैट इज ऑन द मोर लेंथी साइड टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट. Now there is a quick check. Which of the following statement about the cost behavior are true? Fixed cost per unit vary with the level of activity. No. Variable cost per unit are constant within the relevant range. यानी variable cost per unit जो है वो constant रहती है within the relevant range. Total fixed costs are constant within the relevant range, and total variable costs are constant within the relevant range. So which one is the right one? That is, of all of them are the about costs are true. ये सारे true हैं, but this one is not true. यानी ये नहीं है. Total variable costs are constant within the relevant range. Relevant range में variable cost constant है. देखिए, हमने बात की थी जब relevant range की, हमने कहा था ये अगर ये cost का हमारे पास है, हमने कहा था ठीक है जी, इसके बीच में cost लीनियर रहेगी. दैट डजंट मीन कि इट रिमेन्स द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस. अगर मैं भी आपसे पूछूं कि स्ट्रेट लाइन क्या है, तो आप यूं भी ड्रॉ कर लेंगे, यूं भी ड्रॉ कर लेंगे, ये भी ड्रॉ कर लेंगे, ये भी ड्रॉ कर लेंगे, यूं भी ड्रॉ कर लेंगे. दीज ऑल आर द स्ट्रेट लाइन. हाँ, डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन एक की ऊपर की तरफ है, एक की नीचे, एक की स्ट्रेट है. दैट इज समथिंग. तो यानी स्ट्रेट लाइन तो सारी कहलाते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन डजंट मीन कि ये हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन. So that means कि हम लोग फोर्थ को नहीं करेंगे. Which of the following statements about cost behavior are true? तो फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स जो है वो कॉस्ट बिहेवियर के बारे में ट्रू हैं, सही हैं. वही एक्चुअल बिहेवियर इसका बताएंगे, वही इसका एक्चुअल बिहेवियर सामने लेकर आएंगे. Now coming towards the mixed cost. A mixed cost has both fixed cost एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपनी, यानी कि उसके पास फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट भी होता है. कंसिडर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी कॉस्ट. क्या करें हम एग्जांपल के अंदर कंसिडर करें यूटिलिटी कॉस्ट की. पहला क्या है हमारे पास, यहां पे देखें तो टोटल मिक्स्ड कॉस्ट ये है. दीज आर नोन एज फिक्स्ड पोर्शन ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड पोर्शन ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट, ये दैट इज नोन एज फिक्स्ड पोर्शन ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट. और उसके बाद जितना भी चेंज आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. वो किस वजह से चेंज आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. के वेरिएबल कॉस्ट में इतना चेंज एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स टोटल मिक्स्ड कॉस्ट इधर पे आ गई है वेरिएबल, और ये हमारी क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज फिक्स्ड. दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर किलोवाट एंड फिक्स्ड मंथली यूटिलिटी चार्जेस. वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड मंथली यूटिलिटी चार्जेस. दैट मींस किलोवाट आर इज ऑन एक्टिविटी ऑन एक्स एक्सिस एंड टोटल एक्टिविटी इज ऑफ कॉस्ट, यानी ये टोटल एक्टिविटी किसकी एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट. सो दैट्स हाउ द मिक्स कॉस्ट विल बी डिफरेंशिएटेड. और देखिए तो टोटल कॉस्ट जैसी ही है मिक्स कॉस्ट. क्यों इसके ग्राफ उस जैसा है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या कहते थे हमेशा? दैट टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करें मिक्स कॉस्ट की, तो वो भी तो यही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वो भी यही चीज है. तो दैट मीन्स कि मिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऑल टुगेदर सेम आएंगे, बिकॉज बोथ एग्जिस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. यानी दोनों के पास क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं? फिक्स्ड कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी उसके पास फर्दर एग्जिस्ट कर रही है, यानी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो बीइंग देयर, जिसके ऊपर ये एग्जिस्टेंस लेकर आ रहे हैं. नाउ द मिक्स कॉस्ट फर्दर, द टोटल मिक्स कॉस्ट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन. यानी इसे आप किस तरह कर सकते हैं? इक्वेशन. ए इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट है, एंड वाई इज द मिक्स्ड कॉस्ट. वाई क्या कहलाएगा? आपका मिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि वाई इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन. तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. क्या है? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है. तो वही हमारे पास आ रहा है, दैट इज नोन एज लेवल ऑफ एक्टिविटी. ये क्या है हमारे पास? लेवल ऑफ एक्टिविटी है जो एग्जिस्ट कर रही है. मिक्स्ड कॉस्ट एग्जांपल. इफ योर फिक्स्ड मंथली यूटिलिटी चार्जेस इज $40. कितने फिक्स्ड मंथली चार्जेस हैं? दैट इज $40. योर वेरिएबल कॉस्ट आर 0.03 पर किलोवाट आर and your monthly fixed activity level is 2000. what is the amount of utility bills? अब अगर मैं यहां पे एग्जांपल करता हूं, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. a कितनी है मेरे पास? फिक्स्ड, दैट इज 40. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0.03 and then multiplying it by 2000. तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा
दैट इज बीइंग नोन एज योर मिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या कहलाएगी? आपकी मिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने किया एग्जैक्ट वही जो हम पिछली स्लाइड पे हमने जो क्वेश्चन पढ़ी थी उसी की बेस पे हमने फर्दर आगे एवेल्युएशंस की हैं कि किस बेस पे हमने एवेल्युएट फर्दर उसे करना है, यानी किस बेस पे हमने एवेल्युएशंस आगे लेकर आनी है। तो दैट मींस हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे? दैट इज दिस वन, कि हमने 7 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है? 40 प्लस 60, दैट मींस $100 इज आवर राइट आंसर। इन डॉलर क्या है? $100 इज अ राइट आंसर, कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट इज बीइंग $100, दैट इज द राइट आंसर। उसे क्या कहेंगे हम? दैट इज द राइट आंसर। एनालिसिस ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस भी होता है, और एनालिसिस के लिए चाहिए होता है कि मिक्स्ड कॉस्ट कैसे एनालिसिस किया जाए। अकाउंट एनालिसिस एंड द इंजीनियरिंग अप्रोच, यानी कि अकाउंट को किस तरह एनालाइज किया जाए और क्या इंजीनियरिंग अप्रोच है जो एग्जिस्ट करती है, किस इंजीनियरिंग अप्रोच के अगेंस्ट ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी किस पे ये ज्यादा एक्यूरेट एग्जिस्टेंस देनी चाहिए। Each account is classified as either variable or fixed on the analyst knowledge of how account behave. हर अकाउंट को या तो फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे हम या वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, बट इट इज डिपेंड्स ऑन द एनालिस्ट नॉलेज। किसकी नॉलेज पे डिपेंड करता होगा? एनालिस्ट नॉलेज, कि हाउ अकाउंट्स बिहेव, कि ये वाला अकाउंट किस तरह बिहेव करेगा। समटाइम्स कोई एक ऐसा अकाउंट होता है वेरिएबल जिसमें फिक्स पोर्शन की तरह भी बिहेव कर रहा होता है, समटाइम्स कोई फिक्स्ड होता है लेकिन वो बिहेवियर की तरह, बिहेवियर जो होता है उसका वो वेरिएबल की तरह होता है। तो दैट मीन्स दैट इज डिपेंड ऑन द नॉलेज ऑफ द एनालिस्ट, कि एनालिस्ट क्या करता है और किस तरह से परफॉर्म करता है। कॉस्ट एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यानी कॉस्ट जो एस्टिमेट्स हैं, जो कॉस्ट के एस्टिमेट्स हैं, दैट आर बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड रिक्वायरमेंट। जितने भी कॉस्टिंग है, कॉस्ट एस्टिमेट किस बेस पे लगते हैं? प्रोडक्शन मेथड पे, मटेरियल, लेबर पे एंड ओवरहेड्स पे। प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के ऊपर बेस करके कॉस्ट एस्टिमेट्स बनते हैं, इस पे कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट करते हैं। Now the scatter graph better plot the data on the graph, यानी टोटल कॉस्ट वर्सेज एक्टिविटी, यानी टोटल कॉस्ट को हम लोगों ने प्लॉट किया। यहाँ पे क्या है? हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है और यहाँ पे हमारे पास पेशेंट डे है। जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं इनकी, ये देखें सारे के सारे क्या है? प्लॉट्स हैं। अब हमने करना क्या है? इसके बीच में से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी ताकि वी हैव अ स्कैटर डायग्राम, हमारे पास क्या चीज सामने आ जाए? स्कैटर डायग्राम एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। सो दैट मींस कि ये हमारे पास क्या चीज आ रही है? दैट इज नोन एज स्कैटर प्लॉट। इसे क्या कहते हैं हम? स्कैटर प्लॉट। ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट की तरह ही सामने चीजें नजर आ रही होती हैं, कि दैट इज व्हाट वी नोन एज स्कैटर प्लॉट, कि ये हमारे पास क्या है? स्कैटर प्लॉट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये देखिए इसके बीच में से लाइन ड्रॉ की गई है, दैट इज नोन एज ड्रॉ लाइन द डाटा पॉइंट्स विद अबाउट एन इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन, यानी ऐसे ये ड्रॉ करनी है जिसके तकरीबन ऊपर और नीचे बराबर के पॉइंट्स की वेरिएशंस हो, यानी एक दूसरे के साथ बराबर की वेरिएशंस वो सामने लेकर आ रहे हो, यानी बराबर पे वो वेरिएशंस नजर आ रही हो। तो इसीलिए यहां पे देखें अब ये वेरिएशंस बराबर पे आ रही हैं, ये यानी ये सारी चीजें वेरिएशंस हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं जो प्रीवियस लेक्चर से, कि अगर ये वाली चीजें जो है वो एक्सप्लेन कौन कर रही है? ये लाइन कर रही है। क्या इन वाली चीजों को भी एक्सप्लेन कर रही है लाइन? नो, इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर रही, बिकॉज दीज आर द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस, यानी वो यहां से यहां तक की जितनी वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही हैं, बट इधर से ऊपर की एक्सप्लेनेशन, वेरिएशंस की एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ रही कि क्यों वेरिएट कर रहे हैं और किस किस तरह से, क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है जिसकी बेस पे हम वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं, किस बेस पे हम वेरिएशंस को सामने रखकर ला रहे हैं। नाउ देखें, द स्कैटर प्लॉट ग्राफ यूज वन ऑफ द डाटा, यानी अब क्या है? डाटा पॉइंट्स हैं टू एस्टिमेट द टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड द टोटल कॉस्ट। क्या कर रहे हैं? टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी भी देख रहे हैं एंड साथ ही क्या देख रहे हैं? टोटल कॉस्ट को भी देख रहे हैं कि टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी एग्जिस्ट कर रही है, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट पे कितना इफेक्ट इसका पड़ रहा है। तो यहां पे देखें पहला पॉइंट क्या था? देयर इट इज एंड देयर इट इज, ये पहला पॉइंट था। इंटरसेप्ट क्या शो करेगा? अगेन इंटरसेप्ट याद रखिएगा हमेशा किससे अटैच्ड होगा? दैट इज अटैच्ड टू फिक्स्ड कॉस्ट। किससे अटैच्ड होगा ये? दैट इज अटैच्ड टू फिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट के सामने ये रख के आ रहा है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट से यही ज्यादा अटैच्ड है। पेशेंट डेज जो है वो कैसे अटैच्ड है? देखें जी, पेशेंट डेज इन 1000, यानी कि 1000 पेशेंट डेज हैं। अब ये वाली जो लाइन है ये सारी की सारी क्या बता रही है आपको? दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इस तरह से मूव करेगी। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, अब यहां पे क्या है?
टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 11,000। कितनी आ रही है यहाँ पे, 11,000 आ रही है, दैट इज योर टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है। और पेशेंट डेज कितने आ रहे हैं, दैट इज ऑफ 800, दैट इज ऑफ 800। यानी इस पॉइंट पे आपकी जो ओवरऑल है वो दैट इज 11,000 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 800 पेशेंट डेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी ये पेशेंट डेज हमारे पास नॉर्मली सामने नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ फर्दर स्कैटर ग्राफ, मेक अ क्विक estimate of variable cost per unit and determine the cost equation। क्या करें, and determine the cost estimations। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, make a quick estimate of variable cost per unit and determine the cost equation। हमने साथ ही क्या किया, cost estimations को भी determine किया है। total मेंटेनेंस एट 800 पेशेंट, यानी कितने वो 800 पेशेंट्स हैं, 11,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 1,000। कितनी आ रही है यहां पे हमारे पास वेरिएबल, दैट इज ऑफ 1,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट मींस $1.25 पर पेशेंट, दैट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि 1.25 पेशेंट्स पर डे जो हमारे पास है, दैट इज डॉलर्स, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। y is equal to 10,000 plus 1.25 into x नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डे, ये भी आ गया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स assume that the following hours of maintenance work and the total maintenance cost for 6 months। मंथ्स ये रहे, hours of maintenance ये रही, total maintenance cost ये रही। अच्छा, one more thing that I want to tell you that when we talk about a regression, हमने कहा जी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के पीछे बहुत सारी चीजें, अगर ये पॉइंट यहां पे भी आ रहे हैं, यहां पे भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, यहां भी, यहां भी, ये सारी की सारी, ये देखें, ये यहां से यहां तक जितनी भी वेरिएशन है वो सारी एक्सप्लेन हो रही हैं, इससे ऊपर की वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं हो रही। इन अदर वर्ड्स, टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। टोटल वेरिएशन इक्वल्स टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस, और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस को हम रेजिडुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम रेजिडुअल भी कहते हैं कि ये हमारा एक तरह से रेजिडुअल है। तो अगर मैं ऐसे रेशियो बनाना चाहूं तो क्या करूंगा इसे, दैट मींस कि अगर मैं दोनों साइड्स को टोटल वेरिएशन से डिवाइड करता हूं, दैट मींस कि मैं यहां पे करूंगा क्या, एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस डिवाइड बाय टीवी प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस डिवाइड बाय टीवी। तो ये क्या आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, दैट मींस explained variations, that means ratio, and unexplained variations are this one. So that means that should be equals to 1, that means that should be equals to 100%। किसके इक्वल होना चाहिए, इसे 100% की इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स इट शोज कि ये हम लोग 100% के इक्वलेंट की बात कर रहे हैं, यानी 100% के इक्वलेंट चीजें नजर आ रही हैं और 100% के इक्वलेंट ही हम सारी चीजें लेकर आगे चल रहे हैं। सो दैट व्हाट वी नोन एज योर ओवरऑल, जिसे हम कहते हैं वेरिएशंस, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस, दैट इज नोन एज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेशियो एंड दैट इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेशियो। क्या कहते हैं उसे हम, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेशियोज। क्या कहते हैं उसे हम, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेशियोज, यानी वो हमारी क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेशियोज है। नाउ मूविंग टुवर्ड द हाई लो मेथड, के हाई लो मेथड हम कैसे लेके आएंगे। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने कहा जी आवर्स ऑफ मेंटेनेंस ये थे, अब इनमें हाईएस्ट पॉइंट क्या था, ये था, इनमें हाईएस्ट पॉइंट क्या था, ये था, इनमें लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, दैट इज दिस वन, और इनमें लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, दैट इज दिस वन। हमने दोनों निकाली, हाई लो निकाली और चेंज फाइंड किया। कितना आया चेंज, यहाँ 300 का आया, यहाँ 2400 का आया। जब हमारे पास दोनों चेंज आ गए तो वी कैन इजीली फाइंड अ यूनिट पॉइंट्स, यूनिट पर यूनिट फाइंड कर लेंगे। तो पर यूनिट जब फाइंड करेंगे तो हमने क्या किया, 24/3 यानी $8 पर आवर। द वेरिएबल कॉस्ट पर आवर, यानी अब क्या आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर ऑफ मेंटेनेंस इज इक्वल टू द चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आवर। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर आवर जो ऑफ मेंटेनेंस, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर आवर ऑफ मेंटेनेंस इज इक्वल टू द चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आवर्स। यानी चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन आवर को डिवाइड कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट पर आवर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। This value is known as variable cost per hour।
यानी कि ये क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर कहलाएगी, यानी पर आवर के हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है दैट इज दिस वन, ये हमें पड़ रही है पर आवर के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही है। हाई लो मेथड अगेन, अब जब हमने यहां पे निकाल लिया, हाई लेवल भी आ गई, लो लेवल भी आ गई, तो टोटल फिक्स कॉस्ट किसकी किस तरह निकलती है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसे टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। क्या आ जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, टीएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, टीएफसी, यानी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे हम, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट अब देखिए 9800 टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस $8 पर आवर इंटू 800 आवर्स। क्या कर दिया हमने, 800 आवर्स, जो हमने निकाला था, यानी 800 आवर्स से और $8 पर आवर कैसे निकला था, दैट मींस चेंज ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी। तो $8 पर आवर इंटू 800 क्या आया है, $8 पर आवर इंटू 100। टोटल फिक्स कॉस्ट 9800 माइनस 6400 दैट इक्वल्स टू द 3400। क्या आता है, किसके इक्वल आई है, दैट इज इक्वल्स टू 3400। दैट इज आर यू कैन से ओवरऑल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो एग्जिस्ट कर रही। नाउ अगेन यू कैन सी दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 9800 माइनस $8 पर आवर इंटू 800। ये जो निकाला ये हाई लो मेथड से निकाला हमने। क्या निकाला है, किस तरह निकाला है, हाई लो मेथड के थ्रू निकाला है। और 9800 माइनस 6400, तो दैट मींस वी हैव अ 3400। कितना आ गया हमारे पास, 3400 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज व्हाट वी नोन एज योर ओवरऑल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है, ये हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है। So that is the total fixed cost how we can find in case of high-low method. High-low method में हमने किस तरह निकालनी है, that means that's how we can identify a total fixed cost in high-low method। कि जब भी high-low method की बात करनी है तो हम इसी तरह की कॉस्ट की बात करेंगे। हाई-लो मेथड में अगेन, अब यहां पे अब देखें, वहां पे हमने फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर ली, तो दैट मींस अगेन हम लोग एक रिग्रेशन इक्वेशन पुट करेंगे। क्या थी, a प्लस बी एक्स। 3400 हमारे पास फिक्स कॉस्ट आई थी, बी $8 आया था, और साथ ही हमने x रख दिया। द कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इन मेंटेनेंस, ये क्या कौन सी कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इन मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस के अंदर ये कॉस्ट की इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, ये कॉस्ट की इक्वेशन सामने नजर आ रही होती है। तो दैट इज नोन एज योर कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इन मेंटेनेंस। की ये कॉस्ट ऑफ इक्वेशन है जो मेंटेनेंस की सामने नजर आती है, ये हमारी कॉस्ट की एक्चुअल में इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। Here is the quick check. Sales, salaries and commissions are 10,000. अब यहाँ पे remember 10,000. When 80,000 are sold, क्या sold कर दिया जाए, 80,000 are sold, and 14,000 when 120,000 are sold. Using high-low method, what is the variable portion of sales, salary and commission? ये कितने portion पे की जो salaries है वो जो variable है और कितनी की फिक्स्ड है। अब यहाँ पे गौर से देखें, सेल्स कमीशन कितना आ रहा है, $10,000 when 80,000 एंड 14,000 फॉर 120,000, यानी 80,000 पे ये आ रहा है, 120,000 पे ये आ रहा है। हाई लो मेथड पे यूज करें तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है ना, हाई और लो। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखूं यूं करके कि अगर मैं कहूं जी कि 80,000 यूनिट्स एंड 10,000, देन अगेन 14,000 एंड 120,000, क्या आ रही है 120,000। कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है 40,000 का, यहां कितना एग्जिस्ट कर रहा है 4,000 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो 40,000 डिवाइड बाय 4, तो यहां पे ये गए, हमारे पास आ गया 10, तो 10 पर यूनिट आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है हमारे पास 10 पर यूनिट आ गई है हमारे पास। यूजिंग द वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन। तो अगर मैं कहूं कि क्या आ रही है हमारे पास, व्हाट इज दैट वन, तो यहां पे हम कहेंगे व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेल्स एंड सैलरी कमीशन, तो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कितना वेरिएबल पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहां से जब वेरिएबल पोर्शन निकालेंगे दैट वुड बी यूज्ड कि हम लोग यहां से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है $10 के हिसाब से हमारे पास पर यूनिट नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई लेवल हमने अलग किया, हमारे पास आ गया 0.10, जो हमारे पास कैलकुलेशन थी उसमें बिट मिस्टेक थी, वो था हमारे पास हमने $10 निकाले थे लेकिन एक्चुअली में कितना था 0.10।
तो 0.10 आया, तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या है हमारा राइट आंसर है, और बी के हिसाब से ही हम आगे चलेंगे, यानी ये हमें बी जो है सारे पे गाइड करेगा किधर पे हमने जाके लाए करना है। बिकॉज अगेन हाई लेवल इज देयर, लो लेवल इज देयर, दोनों लेवल हमारे सामने है। चेंज हमने निकाल ली, कितना आ रहा है हमारे पास 40,000 इज चेंज, 44,000 इज देयर, और यहाँ पे हमने जब निकाला तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज आर चेंज। ये हमारे पास कॉस्ट थी, जो हमसे मिस्टेक हो रही थी, हमने इस तरह रख लिया था इसे। किस तरह था, 40 over 4,000। नो, इट्स नॉट राइट, दैट इज एक्चुअली 40,000, 4,000 over 40,000, 4,000 over 40,000, दैट इज $0.10 पर यूनिट। क्या है ये, $0.10 पर यूनिट। क्या है ये हमारे पास, $0.10 पर यूनिट। Then again a quick check, sales salary and commission 10,000 है, 80,000 are there, 14,000 is there, 120, so you high, what is the fixed portion of sales, कितना आ रहा है fixed portion। जब fixed portion आ रहा है तो कह रहे fixed portion कितना बनेगा, तो अगर मैंने यहाँ पे निकाला 0.10 पर यूनिट, अभी हमने पिछली स्लाइड पे क्या निकाला था, 0.10 पर यूनिट था ना डॉलर, तो मैं यहाँ पे अगर 0.10 पर यूनिट है तो टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, वो किसकी इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही बात होती है ना, यानी टोटल। तो मेरे पास टोटल सैलरीज कितनी है, 10,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है वो फाइंड करनी है। 10,000 के अंदर 80,000 यूनिट्स हैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, नंबर ऑफ 0.10 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.10 से। तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गॉट द आंसर, दैट व्हाट वुड बी द आंसर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 80,000 को हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, so that means कि we have round about 8,000 is the answer। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, that is means it's of 2,000 आ रही। so you can easily see that 14,000 यहाँ पे था, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 14,000 थी, टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों केस में सेम आएंगे, हमने पहले वाले केस से किया, दूसरे केस से भी सेम ही आएगा। 0.10 इंटू 120,000, 12,000 माइनस किए तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 2,000। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 2,000 हमारे पास फिक्स कॉस्ट नजर आ रही है कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है, या ये जो फिक्स कॉस्ट है ये हमें नजर आ रही है कि दैट फिक्स कॉस्ट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, यानी ये फिक्स कॉस्ट हमारी रिक्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही है। लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड्स पे आते हैं। अ मेथड यूज्ड टू एनालाइज, अच्छा लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन को। अगेन वी आर सीइंग दैट बिकॉज वहां पे हमने जस्ट प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग देखी थी हमने कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, किधर जा रहा है रिग्रेशन। नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ मोर डिटेल्स, हम ज्यादा डिटेल्स में जा रहे हैं कि इसे हमने किस तरह और कैसे टैकल करना है और किस तरह से हमने इसे परफॉर्म करना है। हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट एंड हाउ इट परफॉर्म्स वेरी वेल, यानी कितना अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है, यानी कितना अच्छा ये परफॉर्मिंग हो सकती है। A method used to analyze mixed cost if scatter plot reveals an approximate linear relationship between x and y। जरूरी है कि तभी हमारे पास लीस्ट स्क्वायर स्कैटर ग्राफ प्लॉट रिवील होगा जब अप्रोक्सीमेटली लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई शो करे। कौन, हमारी स्कैटर ग्राफ क्या शो करे, हम कौन शो करें, हमारी स्कैटर ग्राफ शो करे कि हाँ जी हमारे पास जो है वो रिवील कर रहा है कि मिक्स कॉस्ट इतनी है, और वो रिवील करे कि जब देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप, कि स्कैटर ग्राफ के बीच में से एग्जैक्ट सेंटर में से सारे पॉइंट्स के सेंटर में से लाइन गुजर रही है। सो दैट मींस कि हमने क्या करना है कि हमारे इसका मतलब ये कि स्कैटर ग्राफ शो कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप, कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। दिस मेथड यूजेस ऑल ऑफ देयर डेटा पॉइंट्स। ये एक दो पॉइंट्स, हाई लो क्या कर रहा था, हाई लो सिर्फ दो काम कर रहा था, या तो हाईएस्ट ले रहा था या लोएस्ट ले रहा था, लेकिन रिग्रेशन टेक्स ऑल पॉइंट्स, रिग्रेशन जो है वो ऑल पॉइंट्स को लेता है फॉर देयर एनालिसिस एंड फॉर देयर एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए वो सारे पॉइंट्स को अकाउंट फॉर करता है। द गोल ऑफ दिस मेथड इज टू फिट स्ट्रेट लाइन इन अ डेटा। इसका मकसद क्या होता है कि आपने एक फिट करनी है स्ट्रेट लाइन इन द डेटा। डेटा कैसा है, डेटा कुछ ऐसा है। नाउ द रिग्रेशन इज टू फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, ताकि बराबर से उसके पास एक एस्टिमेशन आ जाए। दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स को, यानी स्क्वेयर्ड एरर्स को वो मिनिमम साइड पे ले आए या मिनिमाइज कर दे। और जब भी वो मिनिमाइज होगा दैट मींस कि दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड या दैट इज ऑन द मिनिमम साइड। जब भी मिनिमम साइड पे होगा तो दैट मींस इट कुड बी इजीली स्क्वेयर्ड, यानी स्क्वेयर्ड होके सामने नजर आएगा।
लीस्ट स्क्वायर मेथड, सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू फिट रिग्रेशन लाइन थ्रू डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल का ये हर चीज बताते हैं कि किस किस तरह से हमारे पास आती है, और एक्सेल में यू कैन इजीली फिट अ लाइन, उसमें आप फिट भी करते हैं लाइन। द कॉस्ट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव इज y इज इक्वल टू a प्लस bx, फिक्स्ड स्लोप है ना, एंड देन दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज योर कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशंस आल्सो प्रोवाइड अ statistic called R-square, which is the measure of goodness of fit of regression in the line of data points. R-square क्या शो करता है कि आपकी लाइन कितनी अच्छी फिट हुई है स्कैटर ग्राफ में, यानी आपकी लाइन कितनी एक्यूरेटली फिट हुई है स्कैटर ग्राफ के अंदर। जितनी ज्यादा वो एक्यूरेटली फिट होगी स्कैटर ग्राफ में, दैट मींस R-square इज हायर। एंड वन मोर थिंग, R-square इज इक्वल्स टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएशंस, जो भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशंस, जो भी परसेंटेज आती है, 0.6 आती है, 0.7 आती है या 0.9 आती है, व्हाटसोएवर, याद रखिएगा इसका मतलब ये होता है 0.6 का, दैट मींस द वेरिएशंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर 60% डिपेंडेंट ऑन independent variable, are 60% dependent on independent variable, यानी the variations in dependent variables are 60% dependent on independent variable. So that what we known as R-square, यानी कितने परसेंट ऑफ डिपेंडेंसी है डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑन इंडिपेंडेंट इज नोन एज योर ओवरऑल आर स्क्वायर, उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज आर स्क्वायर, कि ये हमारा क्या है, आर स्क्वायर है जो हमारे सामने नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट वी नोन एज आर स्क्वायर। और इसी आर स्क्वायर को हम यूज करते हैं और वहीं से हम कहते हैं कि दैट शोज द गुडनेस ऑफ फिट। क्या शो करता है ये, गुडनेस ऑफ फिट, कि कितना अच्छा फिट आपकी लाइन हुई है अमंग द स्कैटर ग्राफ या स्कैटर प्लॉट। देखिए आर स्क्वायर इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन टोटल कॉस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एन एक्टिविटी, यानी कितने परसेंटेज चेंज आया है टोटल कॉस्ट में एक्सप्लेन्ड बाय एक्टिविटी, लेकिन उस चेंज को कौन एक्सप्लेन करे, दैट इज एक्टिविटी एक्सप्लेन करे। आर स्क्वायर वेरीज फ्रॉम 0 to 100% एंड द हायर द परसेंटेज द बेटर वुड बी द रिग्रेशन। जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ज्यादा बेहतरी होगी, उतनी ज्यादा बेहतर आंसर कहलाएगा। तो यानी यही है कि यहाँ पे कि कितने परसेंट वेरिएशंस आ रही हैं, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, हाउ दे आर बीइंग वेरिएटेड, द हायर द परसेंटेज द बेटर वुड बी, यानी जितनी हायर परसेंटेज होगी उतना ही बेटर होगा। कंपेयरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम थ्री मेथड्स के अगर हम रिजल्ट्स कंपेयर करें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। The three methods just discussed provide slightly different estimates of fixed and variable cost components of the mixed cost. यानी जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं वो याद रखिएगा, तीनों स्लाइटली डिफरेंट एस्टिमेट्स दे रहे हैं रिगार्डिंग फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट है उसके लिए वो जो मिक्स्ड कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए वेरिएबल डिफरेंट एस्टिमेट्स दे रहे हैं। This is to be expected because each method using differing amount of data points to provide estimate, यानी हर एक जो मेथड है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स ले रहा है फॉर द एस्टिमेशन, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज्यादा, जो कहते हैं डिफरिंग अमाउंट्स जो है वो सामने नजर आ रही होंगी, यानी अमाउंट्स आपस में क्या कर रही होंगी, दे आर स्टार्टेड डिफरिंग, कि वो अमाउंट्स जो है वो आपस में डिफर कर रही होंगी। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन प्रोवाइड्स ऑल द अमाउंट ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेशन, यानी लीस्ट स्क्वायर क्या करता है, सारी एक्यूरेसी ऑफ अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट बताता है, बिकॉज इट यूजेस ऑल द डेटा पॉइंट्स। वो क्या कर रहे थे, दो डेटा पॉइंट्स यूज करते हैं, ये क्या करता है, दैट रिक्वायर्स ऑल द डेटा पॉइंट्स, ऑल डेटा पॉइंट्स ये रिक्वायर करता है, और जब ऑल डेटा पॉइंट्स रिक्वायर करता है दैट मीन्स गलती की गुंजाइश कम होती है या गलती के चांसेस काफी कम होते हैं कि हमने गलती नहीं करनी। तो दैट मीन्स थ्री मेथड्स हैं, तीनों के आंसर डिफरेंट आएंगे बिकॉज तीनों जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्स कॉस्ट को लेके चल रहे हैं। पहला क्या है, ईच मेथड यूजिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू प्रोवाइड एस्टिमेट, यानी कि हर एक जो है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स यूज कर रहा है टू प्रोवाइड एस्टिमेट। और लीस्ट स्क्वायर इसलिए बेहतर है बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द डेटा पॉइंट्स इन देयर एनालिसिस, के सारे डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन देयर एनालिसिस, कि जब भी एनालिसिस होगा तो उसमें सारे के सारे डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। Now we are moving towards the contribution format की तरफ जा रहे हैं। Let's put our knowledge of cost behavior to work on preparation
ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। अब हमने क्या बनानी, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट के किस किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बन सकती है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला क्या था वो भी याद रखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फार्मूला क्या था वो भी याद रखें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। किससे डिवाइड करते थे हम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। सो दैट मींस दैट इज बीइंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो याद रखिएगा हमने इसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करना है और उसी की फॉर्मेट में हमने इसे बनाना है और उसी की फॉर्मेट में हमने इसे सामने रख के फर्दर आगे प्रोसीडिंग्स करनी है। यानी वी हैव टू डू विद द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। क्या चीज, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। नाउ द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट, सेल्स इतनी आ रही है 100,000, $50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी 60,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना निकला 40,000, फिक्स कॉस्ट माइनस की तो हमने कहा जी दैट इज आर टोटल ऑपरेटिंग इनकम। क्या है ये हमारी आ रही है, नेट ऑपरेटिंग इनकम नजर आ रही होगी आपको। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम है और साथ ही देखें तो यहाँ पे यूनिट्स निकाल ली, यूनिट प्रॉफिट, यूनिट कॉस्ट निकाल ली। $50 फॉर रेवेन्यू, $30 फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड 20 इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या है 20 इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट एम्फसाइज कॉस्ट बिहेवियर, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है टुवर्ड्स द कॉस्ट बिहेवियर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कवर्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स फॉर इनकम, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है कवर्स फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो फुल कवर करता है फिक्स कॉस्ट को, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कवर्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स फॉर इनकम, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है एंड देन इट प्रोवाइड्स फॉर इनकम, यानी फिर इसके बाद वो इनकम के लिए आपको प्रोविजंस देते हैं या आपको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ जी दिस वुड बी द इनकम और यू कैन इजीली डू विद इट। Now the contribution format are there, comparison of contribution income statement with traditional income statement, यानी contribution format में जो income statement बनी और traditional format में जो बनती थी उन दोनों को हमने आमने सामने रखा और उन दोनों को हम आपस में जज करेंगे कि कौन सी चीज कहां पे है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ फंक्शन, कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ फंक्शन, सेल्स लेस सीजीएस ग्रॉस मार्जिन, ये देखें यहाँ पे सेल्स CGS ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम। क्या आ रही है हमारे पास, नेट ऑपरेटिंग इनकम आ रही है। यूज्ड प्राइमरली बाय मैनेजमेंट, क्या होता है यूज्ड प्राइमरली बाय मैनेजमेंट, इसे कौन यूज करता है, प्राइमरली बाय मैनेजमेंट। अब यहां क्या है, सेल्स वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्या चीज सबसे पहले आगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस जिसे हमने कहा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल 10,000 is our net operating income। क्या आ रही है हमारे पास, net operating income, that is mostly used by the management and that for traditional approach is used for the external users। और ये जो contribution format है that is used by the management, इसे कौन यूज करता है, that is management यूज करती है कि हमने किधर पे और कहां पे और किस तरह से लाए करना है। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस एग्जांपल, अब यहां देखिए Matrix Incorporation wants to know its average fixed cost and variable cost per unit. Using the data to the right, let's see how do the regression using Microsoft Excel. ये data total cost here units here है, units of meal here है। तो first we start with the simple regression. You will need the 3 pieces of information. क्या चाहिए, 3 pieces of information चाहिए। Estimated variable cost per unit, क्या चाहिए हमें, estimated variable cost per unit, estimated fixed cost line intercept, यानी estimated fixed जो cost चाहिए, एंड देन गुडनेस ऑफ फिट एंड आर स्केयर, क्या चीज है वो, गुडनेस ऑफ फिट या आर स्केयर, हमने फाइंड क्या करना है, गुडनेस ऑफ फिट या आर स्केयर। टू गेट दीज 3 पीसेस, हमने जब भी इन 3 पीसेस को उठाना है इंफॉर्मेशन वी विल नीड टू यूज 3 डिफरेंट एक्सेल फंक्शन, यानी दैट मीन्स टू गेट दीज 3 पीसेस इंफॉर्मेशन वी विल नीड टू यूज 3 डिफरेंट एक्सेल फंक्शन, यानी इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए हमें 3 स्पेशल फंक्शन या 3 स्पेसिफिक या डिफरेंट फंक्शंस करने पड़ेंगे। टू गेट दीज 3 पीसेस इंफॉर्मेशन वी विल नीड टू यूज 3 डिफरेंट एक्सेल फंक्शंस, लाइनेस्ट, इंटरसेप्ट, आरएसक्यू। कौन से 3 फंक्शंस हैं एक्सेल के, लाइनेस्ट, इंटरसेप्ट एंड आरएसक्यू, यानी लाइनेस्ट, इंटरसेप्ट एंड आरएसक्यू इज द योर सिंपल रिग्रेशन यूजिंग एक्सेल। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द रिग्रेशन। Simple regression using Excel. Place your cursor on the cell F4 and process the
की, क्या करे, प्रोसेस द की एंड क्लिक ऑन द पुल डाउन मेन्यू एंड स्क्रॉल द मोर फंक्शंस, क्या करे, स्क्रॉल करे मोर फंक्शंस को। तो यानी प्लेस योर कर्सर ऑन सेल 4 एंड प्रेस की, यानी जितना पूरा फार्मूला आपने उसमें एंटर कर दिया, क्लिक ऑन द पुट डाउन मेन्यू एंड स्क्रॉल डाउन टू मोर फंक्शंस, यानी कि उनको हम लोग खोलें और उसका एक स्क्रॉल डाउन या पुट डाउन मेन्यूज को ओपन करें ताकि पता लगे कि हमने कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है। बिकॉज लाइनेस्ट भी है, RSQ भी है और लीनियर भी है, यानी ये तो तीन चीजें हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं at this time. Now the simple regression is there. First of all, go with the statistical term, then slope. किसकी तरफ जाना है आपने? slope. Scroll down to the statistical function. Now scroll down the statistical function until you have highlight a slope. क्या आ जाए हमारे पास? slope highlight हो जाए, और highlight जब slope होगा तो that means we can easily find the formula of this thing. यानी हम इसका फार्मूला इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब हम इसे फर्दर एक्सेल के फंक्शन में पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक्सेल फंक्शन में पुट कर रहे हैं। C4 टू C19। अब यहां पे देखें कॉलम कौन सा C है और रो कौन सी है? C4। तो इसका नाम क्या बन गया? C4। और सेम इज द केस विद द C19, वो C19 यहां कहीं है, ये रहा, यहां पे आ गया। तो सेम इज द केस C4 एंड D4 हमने पुट कर दिया इसके अंदर फंक्शन आर्गुमेंट में। इफ यू नो y बॉक्स ये रेंज और ये रेंजेस आइडेंटिफाई किए तो हमारे पास क्या आया? हियर इज द फार्मूला रिजल्ट। फार्मूला रिजल्ट कितना आ रहा है? दैट इज 2.77। इफ यू नो y बॉक्स एंटर द C1 फॉर द रेंज एंड इफ यू नो x बॉक्स एंटर D फॉर द रेंज। हियर इज द एस्टिमेट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। ये क्या है? 2.77 क्या है हमारा? एस्टिमेट ऑफ द लाइन है, यानी ये हमारे पास एस्टिमेट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये एस्टिमेशन हमारे सामने नजर आ रही है। Now again the simple regression format again देखें using Excel। अब यहां पे क्या स्टैटिस्टिकल है? इंटरसेप्ट with your cursor in a cell F5। आपका कर्सर कहां पे? F5 पे। प्रेस द equal key and go to the pull down menu and special function, select statistical and scroll down the highlight the intercept function। कि जब हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सर्च कर लिया उसके बाद you have to scroll down, तो हमारे पास क्या चीज आ गई? दैट इज ऑफ इंटरसेप्ट। क्या चीज हमारे पास आ गई? दैट इज ऑफ इंटरसेप्ट। ये कहलाता है दैट इज समथिंग वी नोन एज इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम लोगों ने आंसर्स कैलकुलेट करने होते हैं और यही हमें यहां से निकालना होता है। मींस इन अदर वर्ड्स दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। इसे क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है जो हम लोग उसमें अभी अप्लाई कर रहे हैं। और इंटरसेप्ट फंक्शन को हमने क्लिक किया। नाउ अगेन इंटरसेप्ट में भी C4, C19, D4, D19। इफ द नोन y बॉक्स C1 इज द रेंज एंड इफ नोन x बॉक्स देन D4 टू D19 ऑफ द रेंज। तो ये हमारे पास है। अब यहां देखें ये पूरा फार्मूला किस जगह लगा है? इस जगह लगा है। कंप्लीट फार्मूला हमारा जो है वो इस जगह पे सामने नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक पूरा फार्मूला नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक्सेल के थ्रू है। एक्सेल के आंसर्स भी जो है वो दो तरह से होते हैं, या तो न्यू वर्कबुक पे निकल आते हैं, न्यू वर्कर्स। सो दैट मीन्स के वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ जी ये इंटरसेप्ट का फार्मूला लग रहा है बेस्ड ऑन दिस थिंग, और जो भी हमारे पास आएगा दैट मीन्स ऑल वेरिएशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट। हियर इज द एस्टीमेट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखें फिक्स्ड कॉस्ट का एस्टीमेट भी दे रहे हैं, दैट दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट एस्टीमेट। 2618.72 इज द ओवरऑल योर फिक्स्ड कॉस्ट एस्टीमेट। क्या कहलाता है? ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट एस्टीमेट के जो भी एस्टीमेट होता है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल रिग्रेशन यूजिंग एक्सेल। अब क्या कर रहे हैं हम? सिंपल रिग्रेशन यूज कर रहे हैं यूजिंग एक्सेल में लिए। अब RSQ हम लोग अप्लाई करें। क्या कर रहे हैं हम इसमें? RSQ फाइनली वी डिटरमिन द गुडनेस ऑफ फिट। हम क्या करेंगे? गुडनेस ऑफ फिट और R स्क्वायर बाय यूजिंग द RSQ फंक्शन। जैसे ही हम लोग पहले गुडनेस ऑफ फिट यूज करेंगे, चेक करेंगे विद R स्क्वायर बाय यूजिंग द RSQ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करने के लिए? बाय यूजिंग द RSQ फंक्शन। तो RSQ फंक्शन को हम वही स्टैटिस्टिकल में जाएंगे और RSQ को क्लिक करेंगे, और जब RSQ क्लिक हो गई दैट मीन्स कि वो हमारे पास एंटर्ड एंड देन गो। तो ये हमारे पास आ जाएगी कि उसके बाद सिंपल रिग्रेशन हो जाएगा वे ऑफ विद द RSQ, यानी RSQ के साथ भी आपका रिग्रेशन अटेम्प्ट हो सकता है। यानी दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द रिग्रेशन। यानी अब देखिए यहां पे क्या है, हर एक वैल्यूज जो है वो सेपरेट निकल रही है।
हम यहाँ पे इक्वेशन क्या बना रहे थे बार बार, दैट इज a प्लस बी एक्स। क्या हम इक्वेशन बना रहे थे, दैट इज a प्लस बी एक्स। जो भी हमारे पास आ रही थी उसे हमने इस तरह लिखे थे, बट दिस इज नॉट द केस। रिग्रेशन के लिए ये इक्वेशन नहीं चलती। रिग्रेशन बिकॉज इनकॉर्पोरेट्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ डाटा, हर पॉइंट को डाटा को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो दैट मीन्स दैट वुडंट बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट थिंग। So that is a plus bx आ गया, b that is not the regression. And when in the evening remaining, when we see that the people normally used all the way that this a plus bx will be used, क्या यूज हो, a plus bx यूज किया जाए और a plus bx ही यूज करके आप निकाला जाए, लेकिन ये आपके पास दो पॉइंट्स को यूज करके निकल आता है। एंड रिग्रेशन इज यूजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। रिग्रेशन क्या करी, रिग्रेशन इज यूजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। सिंपल रिग्रेशन यूजिंग एक्सेल। अब फर्दर देखिएगा यूजिंग एक्सेल में सिंपल रिग्रेशन में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, अब गौर से देखिएगा। जनवरी से 6720 यूनिट मीन्स दिस मच, February 7260 1810 7270 1620 April 11 060 and 280। अब यहां पे हमने अगेन यहाँ पे RSQ भी लगा लिया, RSQ ने लगाया है तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। एक चीज और साथ याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि भाई ये कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो यहां पे अगर मैं इस टाइम हाई लो मेथड लगाऊं, क्या लगाऊं मैं, हाई लो मेथड, तो विच वन इज द लोएस्ट, तो डेफिनेटली 6720 इज लोएस्ट। एंड विच वन इज द कॉरेस्पॉन्डिंग लोएस्ट, दिस मच। हाईएस्ट कौन सा है जी, अप्रैल है, 11060 एंड 2830, क्या आ रही है हमारे पास, 2830 आ रहा है। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट दैट मीन्स कि ये 1600 यहां पे आ गया, कितना आ गया यहां पे, 1600 का यहां पे फर्क आ रहा है, एंड 3000 का अप्रोक्सीमेटली जो है वो फर्क आ रहा है। तो 1600 और दिस मच, तो 1600 नीचे है, 3000 ऊपर है, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द आवर ओवरऑल रिग्रेशंस, कि हमें इजीली पता लग जाए कि रिग्रेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। सो देयर हाउ वी कैन डू द हाई लो मेथड। और उसके बाद हम डेवलप करते थे a प्लस बी एक्स, क्या करते थे हम, a प्लस बी एक्स ड्रॉ करते थे, और जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ जी दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट। इन द नोन y बॉक्स एंटर C4 एंड C19 एंड इन X बॉक्स दैट इज D4 एंड D19। याद रखिएगा आपकी सारे के सारे सेल्स की वैल्यूज जो है वो बेतहाश हैं, लेकिन वो वैल्यू को देख के इस फॉर्मूले लगाता, बल्कि सेल का जो स्टैंडर्डाइज्ड नंबर है उसकी बेस पे लगाता है वो वैल्यू सारी। वो जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी वो उसी की बेस पे लगेंगी और उसी की बेस को सामने रखते हुए आगे चलेंगे, यानी जितनी भी आएंगी वो उसी की बेस पे नजर आएंगी। सो दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यूज उसी के हिसाब से कैलकुलेट होती हैं। यहाँ पे नॉर्मली इनकी बॉक्सेस बने होते हैं, यहाँ पे हर चीज के बॉक्सेस नजर आते हैं, और जब हमारे बॉक्सेस नजर आते हैं दैट मीन्स कि ईच बॉक्स हैज इट्स ओन नेम, और उस बॉक्स का जब ओन नेम है तो दैट मीन्स प्लस माइनस या फार्मूले में यहाँ पे हमेशा वो फार्मूले के साथ ही सेल नेम के साथ चलेगा, रादर देन द वैल्यू दैट कंटेन्स, बिकॉज वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन सेल का नाम वही रहता है, दैट इज A1 B2 C3 49 F9। जिस तरह क्या है ये सारी की सारी एक तरह से आपकी जिसे कहते हैं ना कि नेम ऑफ अ सेल्स है जो हम लोग एक्सेल्स में यूज करते हैं। और याद रखिए जब भी फॉर्मूला लगाना है यू हैव टू पुट द इक्वल टू साइन बिफोर दैट, यानी उसके ऊपर क्या पुट करना है आपने, इक्वल टू साइन लाजमी करना है बिफोर दैट, कि जो भी वैल्यूज आएंगी उसे यहाँ पे आपने एक इक्वल टू का साइन लाजमी पुट करना है। तो यानी जब भी आपने रिग्रेशन रन करना है उसके लिए आपको ये चीजें रिक्वायर्ड हैं कि आप देखें कि ओवरऑल पहले उसके अंदर सब कुछ है कि नहीं है, एंड देन go for the analysis and make a analysis of a simple regression, की जितनी भी regression होगी हमारे पास सामने उसी तरह ही नजर आएगी। Here is the estimated R। अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, that means this is the estimated R। ये क्या हमारे पास RSQ जब निकाला तो estimated पर, that now what does that mean? इसका मतलब ये है कि 93% of independent variable are dependent of 93% of dependent variable are dependent on independent variable, यानी 93% जो किस पे डिपेंड कर रहा है, on your independent variables। बाकी 7% का गया, that is known as error। वो कह रहा है 7% किसी और वजह से
ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन 93% जो है वो बिकॉज ऑफ दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जा रहा है। दैट इज व्हाट वी नोन एज आर स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम कि ये आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर उसी के साथ ही मूव कर रहा होता है जहां पे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो दैट आर स्क्वायर को मैंने पहले ही भी कहा था किससे डिनोट होता है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। क्या कहते हैं उसे हम, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। तो ये आंसर भी पॉइंट्स में आता है, जिसे फर्दर यू कैन इजीली अब कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल परसेंटेज में। याद रखिएगा आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 50%, अदरवाइज गुडनेस ऑफ फिट इज नॉट राइट। यानी गुडनेस ऑफ फिट सही नहीं होता, फिर इज नॉट राइट, वो ठीक नहीं होता अगर हमने गुडनेस ऑफ फिट की बात की या गुडनेस ऑफ फिट की जो भी एनालिसिस हमने किए हैं। So that's the end of the today's lecture number 12 that has been ended. We have studied the regression analysis, also completed the chapter. हमने चैप्टर भी पूरा कर लिया है। कौन सा था, that how cost behave, किस तरह बिहेवियर होता है, उसमें देखा कि हमने कॉस्ट फंक्शन कैसे बनता है। कॉस्ट फंक्शन बनता है थ्रू हाई लो मेथड या तो एंड थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस को हमने बहुत डिटेल में आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किस किस तरह से रिग्रेशन एनालिसिस में इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे पास क्या क्या रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर होना चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस कॉस्टिंग। वेरी गुड टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, उसे वी आर गोइंग टू टेक इट इनटू द नेक्स्ट 3 लेक्चर्स, ताकि वो 3 लेक्चर्स में बहुत ही आराम से इजीली कवर अप हो जाए। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस कॉस्टिंग, ताकि उसमें आपको थोड़ा सा फर्दर ग्रिप आइडेंटिफाई हो जाए। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर नंबर 12 that has been ended. Allah Hafiz.